बात जब ओलंपिक की होती है तो बात अभिनव बिंद्रा से शुरू होती है। एक खिलाड़ी के इतने भाव होते हैं, इतने संघर्ष होते हैं, इतनी मेहनत होती है, उसकी सफलता को हर कोई देखता है दोस्तों, लेकिन उसके पैर के छाले कोई नहीं देखता। आज एक ऐसे ही संघर्ष की कहानी आपके सामने ला रहे हैं। एक युवा है, अरे अपने गोरखपुर का कहिए, 22-23 साल में वो मुक्केबाजी भी करता है, निशानेबाजी भी करता है, गोल्ड मेडल लाता है, लेकिन उसके संघर्ष की कहानी क्या है आज इस वीडियो में दिखाएंगे। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, लेकिन चलिए उससे मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले इधर देखिए, इस समय मैं डाणी रावत गांव में हूँ। सरसों पार एक जगह है। आज हमारे साथ बात करने के लिए अभिषेक है। अभिषेक, सबसे पहले गोरखपुर दस्तक पे आपकी दस्तक कराते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। फर्स्ट टाइम कैसी फीलिंग हो रही है जब आप इतने संघर्षों के बाद यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे हैं? आपको तमाम, मैंने देखा आप जब भी अपनी कोई पहचानता नहीं है सामने से, लेकिन धीरे धीरे लोग पहचानने लगे हैं। कैसा लग रहा है? जी, सबसे पहले तो दिव्यांश भाई आपको और गोरखपुर दस्तक चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। इसकी तो मैं बेसिकली यहीं डाणी रावत का निवासी हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की है। उसके बाद मैंने 2020 से ही शूटिंग स्टार्ट कर दिया था और मैंने शूटिंग के साथ साथ किक बॉक्सिंग भी स्टार्ट किया था। अच्छा जी, तो उसके बाद मैंने 2020 से निरंतर आज तक, अभी आज के डेट तक मैंने तकरीबन इंटर स्टेट लेवल पे और इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने कई सारे गोल्ड और कई सारे सिल्वर मेडल जीते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत इसके लिए बधाई। गोरखपुर के हम सिकंदर कह सकते हैं आपको। गोरखपुर के हम सिकंदर इस एपिसोड का नाम रहता है और इस एपिसोड में हम दिखाते हैं उनकी ऐसी कहानियाँ जो आपको आत्मनिर्भर गोरखपुर के विषय में बताएंगी। आज युवा से बात हो रही थी, हमने शुरू में पहले एक बात कही थी भाई कि जब भी ओलंपिक की बात होती है या किसी खिलाड़ी की बात होती है, लोग उसकी सफलता को आंकते हैं लेकिन उसका संघर्ष नहीं देखते, उसके पैर के छाले तक नहीं देखते। आज उसकी कहानी हो जाए भाई, कैसे शुरुआत हुई इसकी, क्या हुआ, कैसे? जी देखिए, सबसे पहले तो रही बात ओलंपिक की, तो एक खिलाड़ी शुरू से ही उसको खिलाड़ी बनने के लिए अपने पूरे अतीत में संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके वो एक दिन ओलंपिक खेलता है। और उस ओलंपिक खेलने के लिए उसको इतनी तैयारी करनी पड़ती है, उतनी मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया कहती है कि आज वो लड़का सक्सेस हो गया, लेकिन उसके सक्सेस के पीछे, उसके सफलता के पीछे की चीज़ों को लोग नहीं देखते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने शूटिंग ज्वाइन की थी तो तब से लेके आज तक मैं कंटिन्यूसली कई सारे राज्यों में गया, कई सारे जनपदों में गया, मैंने खेला वहाँ पे। और एक चीज़ वहाँ पे आती है कि हम लोग ग्रामीण स्तर के लोग हैं, तो जब कहीं खेलने जाते हैं तो संघर्ष काफ़ी करना पड़ता है हमें, क्योंकि सबसे बड़ी तो बात फाइनेंस की होती है। और फाइनेंस के बाद से जो माहौल मिलता है बाहर प्रदेशों में या बाहर जनपदों में, तो उस माहौल का काफ़ी सामना करना पड़ता है खुद को स्थापित करने के लिए, खुद का वहाँ पर एक स्थान बनाने के लिए, ताकि पहले तो हम उस माहौल को समझें, फिर उसके बाद जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा खेल है, उसके प्रति हम डेडिकेट होके उसमें मेहनत करके और आगे बढ़ें। जी। अच्छा, जब भी मैं देख रहा था आपके, जब हम शुरू में आए थे दोस्तों, तो यही बातें हो रही थी और हमने एक बात पूछी कि कैसे आरंभ हुआ, कैसे सब कुछ हुआ, ये बता रहे थे। उस दौरान उन्होंने बताया कि गांव और शहर में वातावरण में कितना अंतर रहता है। कई मज़ेदार कहानियाँ भी रहती हैं शहरी वातावरण की, गाँव के वातावरण की। हम गाँव की बात लेते हैं सबसे पहले। गाँव में कितनी जागरूकता आई है इस खेल के प्रति भाई? जी देखिए, अभी तो मतलब गांव में उतनी जागरूकता नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ गांव में बेसिकली लोग कबड्डी को ज़्यादा खेलते हैं। अच्छा। और हमारा पारंपरिक गेम जो है कुश्ती बोलते हैं, वो करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आदमी दौड़ लगाता है। अच्छा। लेकिन जो शूटिंग गेम है जिसमें मैं खेलता हूँ, तो उसकी ज़्यादा अभी लोकप्रियता नहीं है। लेकिन हालांकि अभिनव बिंद्रा ने जब से ओलंपिक में मेडल जीता, उसके बाद से लगातार ही मनु भाकर जैसे, सौरभ चौधरी जैसे खिलाड़ी आए और सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से काफ़ी इस गेम का जो है प्रचार प्रसार हुआ और लगभग अब हर कोई इसमें रुचि ले रहा है। फिर भी अभी अपना ग्रामीण स्तर जो है इसमें अछूता रह गया है। पहला लक्ष्य आर्मी था क्या, कि आर्मी था उसके बाद इसमें आए? जी, पहला लक्ष्य तो हमारा आर्मी था। मैंने 2018 में एनडीए की परीक्षा पास की थी और मैं उसी की तैयारी के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं दिल्ली गया था 2018 में। तो वहाँ मेरे एक दोस्त थे रमन सिंह, जो कि शूटिंग करते थे पहले, अब तो उन्होंने छोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा कि अभिषेक तुम इसमें एडमिशन ले सकते हो ट्रायल देके। तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से लड़का था, तो मुझे उतनी जानकारी नहीं थी अभी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने तो उस टाइम हाँ बोल दिया था। लेकिन फिर उन्होंने आते आते जब एडमिशन लेने की बात आई, तो उन्होंने बोला कि यह विश्व का सबसे दूसरा खर्चीला गेम है। तो मेरा माथा थोड़ा सा ठनका कि इतना खर्चीला गेम मतलब कोई एक गाँव का लड़का अफोर्ड कैसे कर सकता है।
तो फिर जो है कि मैंने जैसे तैसे करके उसमें एडमिशन लिया। अच्छा। और मतलब सारी जो इतनी उपकरणें आती हैं उसकी मैंने जर्मनी से अपनी गन मंगाई है। अच्छा। जो कि मुझे 1,80,000 रुपये की पड़ी है। अच्छा। तो उस गन को लेने के लिए भी काफ़ी मतलब घर वालों को भी मनाना पड़ा। क्योंकि प्रथम लक्ष्य मेरा आर्मी का था। हाँ। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि मतलब हाँ इस खेल के माध्यम से, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस खेल से भी आगे जाया जा सकता है। अच्छा। तो फिर मैंने काफ़ी लोगों को मना के, घर वालों को, तो मैंने इस गेम में अपना सिलेक्शन करवाया था। और कराने के बाद निरंतर उसकी जितनी भी उपकरण आते हैं, जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, वो मेरे घर वालों से मिली। अच्छा, घर वालों से मिली। अच्छा, परिवार में कौन कौन सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है? परिवार में कितने लोग हैं, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। जी सबसे पहले परिवार की बात करें तो हमारे दादाजी हैं। अच्छा। जो रिटायर्ड कैप्टन है आर्मी से। अच्छा। और हमारे पिताजी हैं श्री रमेश साहनी जी। अच्छा। वो लोग 4 भाई थे। एक हैं अजय साहनी जी जो इस समय नायक के पद पे तैनात हैं, आर्मी में पोस्टेड हैं। अच्छा। और ये हमारे चाचा जी हैं श्री धर्मेंद्र साहनी जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा अच्छा। और फिर हमारे एक चाचा जी हैं श्री लाल बिहारी साहनी जी, इन लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला है। और मेरे छोटे दादाजी हैं राम कौशल साहनी जी जो नायब सूबेदार से रिटायर्ड हुए हैं। अच्छा। तो परिवार थोड़ा आर्मी बैकग्राउंड का था तो झुकाव भी आर्मी की तरफ ही था। हाँ। लेकिन बीच में ये आर्मी की एज वगैरह ख़त्म हो जाने से अच्छा। और ये अग्निवीर जैसी आने से हाँ। इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ। हालांकि अभी भी आर्मी के प्रति ही झुकाव है, लेकिन खेल के माध्यम से, स्पोर्ट कोटे से। तो सपना क्या है भाई, खेल से बढ़ना है आगे या आर्मी में फिर जाना है? नहीं, एक जो जैसे बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को जब बेस मिल जाता है तो उसके आगे बढ़ने की जो चीज़ें होती हैं वो आगे बढ़ जाती हैं। जैसे आवश्यकताएं जो होती हैं उपकरण लेने की या फिर किसी चीज़ की फाइनेंस की, तो एक अगर आर्मी का बेस मुझे मिल जाता है या डिफेंस फोर्सेस का कोई भी बेस मुझे मिल जाता है तो मैं आगे अपनी प्रैक्टिस जो है कंटिन्यूस कर सकता हूँ। आजकल के जो हम लोग का जो प्रैक्टिस होता है, प्रशिक्षण प्राप्त होता है, तो उसमें बहुत खर्च आता है। अच्छा। जो कि मुझे नहीं लगता है कि मतलब कभी कितने दिनों तक अफोर्ड किया जा सकता है। इस वजह से मैं आर्मी की तरफ अभी झुकाव कर रहा हूँ, साथ साथ में मैं अपना प्रशिक्षण प्राप्त भी कर रहा हूँ। अच्छा, जितने भी लोग देख रहे थे तमाम सवाल हम कमेंट में आते रहते हैं भाई। एक सवाल हमेशा से आता है कि जैसे आपने कहा कि खर्चे की वजह से आप गेम नहीं अफोर्ड कर पाते या कुछ भी नहीं अफोर्ड कर पाते। कई ऐसे युवा हैं जो खेल चाहते तो हैं लेकिन उन्हें लगता है कि जैसे भविष्य सिक्योर नहीं है। आप खेल से जुड़े हैं, आप मतलब तमाम मेडल्स भी ला चुके हैं भाई। सबसे पहले इसके बारे में पूछना चाहेंगे कि अगर एक युवा खेल में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जो गांव स्तर का लड़का होता है तो उसकी पहली वरीयता जो होती है वो एक नौकरी होती है। अच्छा। नौकरी मिल जाने के बाद ही वो सोचता है कि अपने परिवार का जो आगे की जिम्मेदारी है वो उसको कैसे वहन कर सकता है। अगर वो लड़का गेम में चला जा रहा है तो एक ना एक दिन उसके मन में ये सवाल जरूर आता है कि अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं आगे क्या करूँगा, मैं परिवार को क्या बताऊँगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर नौकरी भी कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई ग्रामीण क्षेत्र का लड़का हो, शहरी क्षेत्र का लड़का हो, तो पढ़ाई के साथ साथ या फिर नौकरी के साथ साथ एक स्पोर्ट्स चुनना चाहिए, एक खेल चुनना चाहिए जो कि उनके अदर अचीवमेंट में आगे बढ़ने में उनकी मदद करे। जी, जितने भी युवा देख रहे हैं सबसे पहले उनके मन में एक सवाल आता है कि जैसे हमने अब थोड़ी देर पहले कही खेल में स्कोप नहीं उन्हें दिखता है। दूसरा सवाल आता है कि खेल क्या चुने। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि किसी ने बताया आपको कि निशानेबाजी सही है, ऐसे तमाम युवाओं के मन में सोच रहते हैं। अगर उन्हें जाना हो खेल में तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? जी, देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि आपकी रुचि किस में है। जैसे जब हम एडमिशन लेते हैं किसी भी स्कूल या विद्यालय में, तो हमसे यही पूछा जाता है कि आपकी किस सब्जेक्ट या किस विषय में रुचि है। तो उसी प्रकार से जब बच्चा गांव में खेलता है या फिर शहरों में खेलता है तो उसको अपने जो फिटनेस होती है, अपने बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से खेल में जाना चाहिए। अच्छा। अब हमारे यहाँ गोरखपुर की बात करें तो हमारे यहाँ तैराकी में बहुत अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। अच्छा। लेकिन वो उचित संसाधन न मिलने के कारण वो राज्य से बाहर नहीं जा पाते हैं। उसके ना उपकरण आ पाते हैं, ना उसकी सारी चीज़ें पूरी हो पाती हैं, जिनसे उनका प्रशिक्षण रुक जाता है तो उनका मनोबल भी गिर जाता है। मैं ये जगह भी दिखाना चाहूँगा, बाढ़ यहाँ पे पूरा भर जाता है। और जैसे इन्होंने जिक्र किया दोस्तों, तमाम दोस्त जितने भी लोग देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, जब यहाँ पे बाढ़ आती है ना दोस्तों, और जितने भी तैराक जो हैं, जो ऐसे हैं जो मछुआरे परिवार से बिलोंग करते हैं या निषाद परिवार से या साहनी परिवार से, खासकर उनके अंदर एक अजीब टैलेंट, पारिवारिक टैलेंट जैसे कह सकते हैं, वो भरा रहता है कि वो पानी में तैर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इन्होंने वही बात कही कि एक होता है सबके अंदर बहुत अच्छे तैराक बन सकते हैं लेकिन इक्विपमेंट नहीं होता है। अच्छा भाई, इसको लेकर क्या सपना है अभी भी खेल में? अगला में क्या है, चुनौतियाँ क्या है? जी, देखिए, अगला चुनौती तो मेरा स्टेट गेम है, राज्य स्तरीय जो मैच मेरा अगस्त में होने वाला है। अच्छा। मैंने इससे पहले भी 2 बार राज्य स्तरीय में अपने गोरखपुर जनपद का प्रतिनिधित्व किया है। जी। तो वो मेरा पहला लक्ष्य रहेगा और मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि मैं एक दिन राष्ट्रीय स्तर तक खेलूं। अच्छा। मैंने निशानेबाजी के साथ साथ किक बॉक्सिंग, जो एक बॉक्सिंग से अलग एक गेम होता है। अच्छा। जिसमें कुछ स्पेशल टेक्निक के द्वारा पंच किए जाते हैं। हाँ। तो उसमें मैंने आजमगढ़ में पिछले 2021 के अगस्त में मैंने गोल्ड जीता था पूरे प्रदेश में। और उसके बाद मैं वहाँ से नेशनल का टिकट मुझे मिला था गोवा में। अरे
वाह। तो मैंने गोवा में अपने गोरखपुर का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पे किया किक बॉक्सिंग में। अच्छा। और उसके अलावा भी मैं इसमें निशानेबाजी में भी अभी अपने जनपद का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ राज्य स्तरीय मैच में। और रही बात निषादों की, सहानियों की, तो देखिए वो लोग ऐसा कहते हैं कि जन्म से ही वो लोग तैराक होते हैं। तो वो जहाँ भी रहते हैं, मतलब ये चीज़ें उनकी हमेशा से ही रही है कि उन्हें तैरना आता है, तैरना आता है। तो आज अगर जो हमारी राज्य सरकार है, जो हमारी जनपद स्तर की जो कार्यकारिणी समिति हैं, ये लोग अगर गौर करें, इस पे मतलब फोकस करें कि ऐसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए, ऐसे खिलाड़ियों का मनोबल वो बढ़ाया जाए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, क्योंकि तमाम सवाल हमारे मन में लगातार ये हो रहे हैं। जब आपने कहा कि यहाँ पे सपोर्टिव नहीं होते हैं, लोग भी नहीं सपोर्टिव होते हैं दोस्तों, लेकिन उससे ज़्यादा सरकारें नहीं सपोर्टिव होती हैं। उनके पास फंड की कमी हो जाती है, दूसरे या स्पॉन्सर करने से डरते हैं, तमाम सी चीज़ें होती हैं। आप ओलंपिक, तमाम लोग जितने भी लोग हैं वो देख रहे होते हैं ओलंपिक, और उनके मन में ये सवाल आता है कि क्यों इन्हें ज़्यादा सपोर्टिव नहीं करते, क्रिकेट को ज़्यादा मान्यता क्यों मिलती है। ये मन में भी आपके सवाल आया होता, तमाम जितने भी देखने वाले हैं उनके मन में भी सवाल आता है कि क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस क्यों होता है। आपके मन में सवाल आया भाई कि क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस क्यों होता है, इन खेलों में जिन पे ज़्यादा निगाहें टिकी रहती हैं, लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं जिन खेलों को, उन पे क्यों नहीं लोग ध्यान देते।